हेलो एवरीवन। सो विजन आईएएस का सितंबर मंथ का मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन आ गया है। आई नो आप सबको काफी क्वेरीज है कि सर अगस्त मंथ का जो है यहाँ पे अपलोड क्यों नहीं हुआ, और बहुत सारे कंसर्न्स कि अभी ये वीडियो सुना है कि अपलोड नहीं हो पाएंगे यूट्यूब चैनल पे, तो हम कैसे इसे देख सकते हैं, बिकॉज वी आर वेरी मच रिलाई ऑन इट। तो अब इसके लिए हमने क्या किया हुआ है कि देखिए, सबसे पहले मैं आपको कंसर्न्स बताता हूँ क्या क्या होगा। कि विजन जो है उन्होंने हमें वहां पे अभी मना कर दिया है वीडियो अपलोड करने में, इनके मैगजीन का यहाँ पे। अब इसका रीजन ये होता है कि ये जो है वहां पे इनका ये अपना चार्ज लिया करते हैं, 5 to 7 थाउजेंड जो भी इनके चार्जेस है। तो वो उनको वहां पर लॉस हो रहा था। इसके बाद कहा कि ये ना, बिकॉज दे हैव बिल्ड इट, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप यूट्यूब जैसे फ्री प्लेटफॉर्म पे तो आप बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि ये मैगजीन्स जो है वो फ्री ही अवेलेबल कराते हैं मार्केट में। तो इसीलिए वो ये मुझे मना भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका बोलना है कि अगर आप यहाँ पे करोगे तो हम स्ट्रक डाउन कर देंगे, हम आपको यहाँ पे अलाउ नहीं कर सकते। ठीक है। फिर बात यह आती है कि शुरू में उन्हें अलाउ कर क्यों दिया था। ये शुरू में देखिए, उनको भी नहीं पता था कि किसी और का चैनल इतना ज्यादा इस पे पॉपुलर हो जाएगा, इतने मतलब उनके जो है हजारों सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो शुरू में तो ऑब्वियसली बात है, उनका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है विजन आया, क्योंकि यहाँ पर जो है हम कोई कॉपी राइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर रहे हैं। हम तो खुद बोल रहे हैं कि हाँ ये विजन की मैगजीन है, ये उन्हीं का कंटेंट है, हम उनका कंटेंट उठा के यूज नहीं कर रहे। करेक्ट। तो ये सब सारी चीजें थी, बट वहां पे वो क्या हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, ये चीजें नहीं चलेंगी। और विजन आज टेस्ट सीरीज पे तो सीधे मना कर दिया कि नहीं, वो तो आपको डालना ही नहीं है किसी भी कीमत पे। ओके। तो ये सब कंसर्न्स चल रहे थे। फिर हमने क्या किया, आप किसी भी वीडियो पे आके क्लिक करके देखिए, आपको वहां पे एडवर्टाइजमेंट चलता हुआ अब नहीं दिखेगा। हमने सारे एडवर्टाइजमेंट बंद कर दिया। उस पे भी जो रेवेन्यू आ रहा था हमारे पास, हमने बंद कर दिया कि चलो। फिर हमने बोला विजन को, देखिए हम आपके तो रेवेन्यू भी नहीं कमा रहे हैं, बट एस्पिरेंट्स के लिए चलने दीजिए। उनने वो भी डिनाई कर दिया कि नहीं, ये चीज जो है आप तो भी आप नहीं कर सकते। तो फिर हमने जो है अ, अलग से इसके लिए पूरा सिस्टम क्रिएट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। और अब वहां पे जो है आप ये इस चीज को जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। ये आप आपको दिखा दें तो ये आपके लिए बैच ही अलग से अनाउंस कर दी। पहले हमारी ये प्रीलिम्स मेंस बैच चला करती थी, अब विजन प्लस करंट अफेयर्स, ये जो है आपका 1999 में। इसमें आप लेके आपको टेस्ट सीरीज भी जो है, जितनी भी 25+ टेस्ट सीरीज रहेगी, सारी तो नहीं बट एटलीस्ट जो है 7-8 टेस्ट जो है हम पूरा फुल सॉल्व करवाएंगे। बाकी जो इसके टेस्ट है, सॉल्यूशंस और ये वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और जो मेन है आपका विजन करंट अफेयर्स, ये आपका यहाँ पर कंप्लीटली मिलता चला जाएगा। आपको जो जैसे आप ये फॉर्म भरेंगे तो आपके पास लिंक आ जाएगी, और वो लिंक के थ्रू जो है आप वहां से एक्सेस कर पाएंगे उन वीडियोस को। क्योंकि हो सकता है कि मैं ये अभी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कुछ टाइम में उसे भी स्ट्रक डाउन करवा दे। क्लियर, क्योंकि उन्हें नया जो है उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोल के रखा हुआ, इसलिए। बट आप सबको बताना जरूरी था। तो इसके अगले पार्ट्स तो ऑब्वियसली बात है यहाँ अपलोड नहीं हो पाएंगे, वो सारे जो है वहां पर ही रहेंगे। इसके बाद आपका जीएस प्लस सी सेट, ये 2499 में है। मेंस आपको करना हो, ये सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट कराया जाएगा। प्रीलिम्स प्लस मेंस 3999, बहुत ही जेन्यून प्राइस है, और इतना कम आपको कहीं मिलेगा भी नहीं इस क्वालिटी के साथ। काफी लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, काफी बैचेस ऑलरेडी चल रही हैं। ये तो रिसेंट हमने यहाँ पे जो है यहाँ पर ये लाना पड़ा विजन के लिए, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे, हमने भी रोक दिया था वीडियो, बट बोला नहीं सर आपसे ही पढ़ना है। तो काफी लोग इस तरीके से आ रहे थे। ठीक है, आप सबका प्यार है, अच्छी बात है, बट अब ये यहाँ से करना पड़ेगा। हाँ, सबसे अच्छा जो बैच है, विच वी बिलीव पर्टिकुलरली, ये 4999 का बैच है। प्रीलिम्स भी है, मेंस भी है, करंट अफेयर्स भी है, टेस्ट भी है। यहाँ पे सब कुछ जो है 4999 में मिल जाएगा। ओके। हाँ, इसके साथ भी आपने एक ये चीज देखी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे हमने रख दिया कि अभी बहुत बार ऐसा हो रहा है, हमने देखा है, जब फॉर्म्स आ रहे हैं, सर हमारे पास ये पैसा नहीं है, हम नेक्स्ट मंथ पे करेंगे थोड़ा जमा करके भी, नो 2499 या 4999 कुछ नहीं है यूपीएससी के हिसाब से, बट अभी हमारे पास नहीं है, हम 1-2 महीने बाद करेंगे। उसमें फिर वो एस्पिरेंट्स का लॉस हो जाता है कि वो पढ़ नहीं पा रहे उतने टाइम तक। तो इसीलिए अब ये जो है आप 500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आप दे सकते हैं। यू कैन चूज एनी वन, आप 1999, 299, अब ये जो आपकी मर्जी, आपको जो चूज करना है आप कर लें। वी विल प्रीफर कि आप ये करें, बट आप पर है। इसके बाद जो है, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत बहुत को इश्यूज होते हैं, है ना, कि अब प्रीलिम्स तो कर लिया, मेंस हो नहीं पा रहा है, तो इससे बेटर है कि यहीं पे आप ये ज्वाइन कर ले जिसमें सब कुछ हो जाए। तो आपको जो है सिर्फ 500 पर मंथ देना। 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ के पहले आपको ये दे देना है, ताकि आपका एक्सेस रिवोक ना हो। और बस फिर 15 to 15 500, ये तो कोई ऐसा अमाउंट ही नहीं है। आजकल KG1 KG2 के बच्चों को इससे भी ज्यादा फीस भरनी पड़ती है। अब इसके बाद जो है फ्री स्टडी मटेरियल भी जो है वर्थ 4000, जिसमें कि सारे लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, जितनी भी स्टैंडर्ड्स बुक्स है, जितना भी हमसे अवेलेबल हो पाया वो सब हम यहाँ पे इस पे एक्सेस फ्री करवा रहे हैं, ताकि आप जो है वहां से उसे भी पढ़ लें।
ओके, तो जैसे ही आप पहला इंस्टॉलमेंट देंगे, आपको ये सारी बुक्स वगैरह हम पहले ही प्रोवाइड कर देंगे। ओके, ताकि फ्रॉम द फर्स्ट डे आप पढ़ने के लिए एकदम रेडी रहे। ठीक है, तो ये चीजें, इसका रजिस्ट्रेशन लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप ये रजिस्टर कर सकते हैं। और आपको पेमेंट जो है यहाँ पे कर देना है यूपीआई के थ्रू। आप फोन पे करें, आप गूगल पे करें, आपको जैसे करना है वो कर दें। और स्क्रीनशॉट आप मेल कर दिया करें, फिर आपको टीम जो है खुद कनेक्ट कर लेगी। ओके, और वहां से आपको सारे इंफॉर्मेशन, लिंक्स, सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, अब चलते हैं हम अपने मैगजीन पर। इस बार जो ना एआई के रिलेटेड काफी कुछ आया हुआ है, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पहला जो आर्टिकल है वो है वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। अच्छा, वन नेशन वन इलेक्शन। अब ये बहुत बार आप सब सुन रहे होंगे कि जो करंट गवर्नमेंट है पिछले 8-10 सालों में बीजेपी की, वो बहुत बार बोल रही है वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ होना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं होना चाहिए। सबके अपने अपने हैं। बहुत सारे हाँ ही बोल रहे हैं। बट आपको क्या लगता है कि जो खासतौर पे जो यूएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें शायद, मतलब अगर स्टार्ट किया तो उन्हें शायद ये ना पता हो कि वन नेशन वन इलेक्शन पहले होता था। ओके, ऐसा नहीं है कि जो अभी करंट गवर्नमेंट है कुछ नया बोल रही है। पहले के जो इलेक्शन थे, 51, 57, 62, 67, ये सब जो है ना, आपका वन नेशन वन इलेक्शन ही चलता था वहां। ओके, अब फिर बात ये आ गई कि अभी फिर से कह रहे थे जो हमारे जो रिस्पेक्टेड एक्स प्रेसिडेंट है श्री रामनाथ कोविंद जी की, नहीं ये फिर से लाना चाहिए, इस पे बात चलनी चाहिए, तो इस पे कमेटी बैठाई हुई थी। अब बात ये हुई कि ठीक है, ये पहले था तो हट क्यों गया, पहले तो ये और फिर से लाने की बात क्यों चल रही है ना। जब भी हम पढ़े तो इस तरीके से हमें वो एनालाइज करते हुए पढ़ना चाहिए कि पहले हटा के। अब ये देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे था। ठीक है, ये तो हमें क्लियर हो गया। उस समय क्या था, लोकसभा और विधानसभा का जो इलेक्शन है वो एक साथ हो जाता था। साइमल्टेनियस इलेक्शंस होते थे, है ना। एक लोकसभा हो गया हमारा जिसपे जो पीएम मोदी है, और एक जो हो गया हमारा विधानसभा, जैसे कि एमपी है, महाराष्ट्र है, तो जो वहां पे जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी स्टेट की, तो वो विधानसभा है। ठीक है, एक साथ होते थे साइमल्टेनियस। बट क्या हो गया कि एक टाइम आया कि वो बहुत सारी विधानसभा वगैरह है या फिर कभी लोकसभा, वो प्री मैच्योर डिसॉल्व होने लगे। स्पेशली क्या है, स्टेट असेंबलीज उस समय। सेंटर में तो फिर भी कांग्रेस थी, स्ट्रांग थी। तो अब इसके कारण क्या हुआ, अब ये डिसोल्यूशन होने लग गया। अब एक बात बताइए, 5 साल के लिए मानिए सेंटर चुनी गई, 5 साल के लिए स्टेट में भी चुना गया। अब हो क्या रहा था कि ये 5 साल नहीं चल पाई, मान लीजिए स्टेट की सरकार, और ये 3 साल में डिसॉल्व हो। अब इनके इलेक्शन अलग करवाने पड़ेंगे, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो गए। और फिर बाद में क्या था कि सेंटर में भी कांग्रेस और स्टेट में भी कांग्रेस, तो आसानी से हो जाता था, है ना। बट ये जब बाद में मल्टी पार्टी और बढ़ी और ये सब चीजें आई और प्री मेच्योर डिसोल्यूशन होने लग गया, तो इसके बाद ये कहीं ना कहीं उतना फ्रूटफुल तब वो रह नहीं पाया। ठीक है, फ्रूटफुल जो है वो तब वो रह नहीं पाया, तो इसे इसलिए हटाया गया। क्लियर। बट इसके कारण फिर देखिए नए नए स्टेट्स भी फॉर्मेशन होते चले गए। अब नए स्टेट फॉर्म हुए, तो जिस समय वो फॉर्म हुए उसी समय उनको सरकार भी चाहिए थी। तो ऐसे में क्या हुआ, फ्रेगमेंटेड होते चला गया। तो इसके बाद कभी वो वन नेशन वन इलेक्शन के फ्रेमवर्क में आ नहीं पाया। जैसे कि हमने रिसेंटली देखा है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश जो है अलग हुए हैं। तो अब इसके बाद अब उतना ज्यादा जो है चेंजेस अब हमें नहीं देखने मिलेगा। तो एक ये भी रीजन है कि अब सोचा जा सकता है कि हाँ, अब हम वन नेशन वन इलेक्शन करवाएं। अब नीड क्यों है साइमल्टेनियस इलेक्शन की, तो ये बात हो गई, पहले था हट गया, अब फिर से नीड क्यों आई। गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट। अब फ्रिक्वेंट अगर अब बात बताइए, इलेक्शन होंगे तो खाली यही प्रचार होते रहता है, कहीं आचार संहिता लग जाती है, कहीं कुछ इश्यूज हो जाते हैं। तो जो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ है, फिर इन्वेस्टमेंट, उस बीच में कहाँ आप इन्वेस्ट करिएगा। चुनाव चल रहा है कहीं पे, तो कोई नई कंपनी थोड़ी बोलेगी अभी यहाँ पे हम ये खोलेंगे वो खोलेंगे। ये बहुत वो सिचुएशन वैसी रहती नहीं। इसी कारण क्या होता है ना, वो अफेक्ट कर जाता है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को, इन्वेस्टमेंट को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो सब कुछ जो है यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये इस कारण से भी जो कहा गया कि गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट ये हैम्पर होता है। तो गवर्नेंस भी, गुड गवर्नेंस की जब बात करते हैं, पूरी पॉलिटिकल पार्टी तो बस इसी में लगी हुई है, हम जीते हम जीते। तो जीतेंगी तब तब की बात है कि गवर्नेंस एंड ऑल। तो ऐसे में क्या होगा, फ्रिक्वेंट होता रहेगा तो भाई यहाँ से जो है राहुल गांधी मानिए जा रहे हैं तेलंगाना, फिर पता चल रहा है 2 महीने बाद चुनाव है तमिलनाडु, फिर कहीं और चुनाव है उत्तराखंड,
कहीं फिर चुनाव आ गया, अभी जैसे जम्मू कश्मीर में था, जम्मू में और कश्मीर में वहां। तो ये जो हमारे नेशनल लीडर, ये बस पूरे इंडिया का भ्रमण ही कर रहे हैं, घूम रहे हैं, सेम मोदी जी भी इधर से उधर जा रहे हैं। मेन जो आपका सेंटर का काम है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट तो हो ही रहा है ना। जो गवर्नेंस और अच्छी हो सकती थी। तो अगर एक साथ ही इलेक्शन हो जाए, खत्म हो जाए, तो बाकी अब जो 6 महीने मानी इलेक्शन खत्म है सबके सब, तो इससे क्या होगा, 4.5 साल तो इंसान कम से कम एक जगह फोकस्ड रहेगा, काम अपने प्रॉपरली कर पाएगा। तो ये भी है, और इसके कारण ये सब जो डिस्ट्रप्शन होता है ये नहीं होगा। हाई फाइनेंशियल बर्डन, बार बार चुनाव होंगे, बार बार चुनाव होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, इससे क्या होगा कि एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और ये जो अननेसेसरी फिर खर्चे, जैसे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी कितना ज्यादा, गाड़ियां चला रहे हैं, रैली हो रही है, पॉल्यूशन, आप ये सब भी लिखिए। देखिए, जब मेंस आंसर राइटिंग लिखे, हमेशा अगर आप इन्वायरमेंटल फैक्टर डाल सकते हैं, क्योंकि ये 21st सेंचुरी की सबसे बड़ी इशू है, तो आप हर जगह वो कोशिश करें, बिल्कुल सही बात है। बार बार पैम्पलेट छपते हैं, तो ये सब चीजें होती है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, अगेन वो आपका जो ये कटिंग हो रही है, इससे भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तो ये हर एक चीज जो है, फाइनेंशियल तो है ही है बर्डन, साथ में जो है इसका इकोनॉमिक के अलावा जो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी है। तो ये सब जो है हमें यहाँ पे दिमाग में रखते हुए चलना है। इसके बाद डाइवर्जन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अभी सिक्योरिटी फोर्स भाई बाकी बॉर्डर है, इधर उधर ध्यान देगी, कि वो फिर रैलियों में देने लगते हैं ध्यान, कि यहाँ कुछ ना हो, वहां कुछ ना हो। फिर जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं, जैसे कि टीचर्स वगैरह, अब उनको स्कूल वगैरह बंद करके यही सब इलेक्शन में ही लगना पड़ता है, जिसके कारण क्या है, स्टूडेंट्स जो हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ जाता है। रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ कोर्ट, अब कोर्ट बार बार चुनाव होगा, फिर बार बार कुछ ना कुछ के चक्कर में पहुंच जाता है कोर्ट, कि इस पार्टी ने ये बोला, उसने ये बोला, है ना। जैसे कि अभी आपने वो देख सुना होगा कि राहुल गांधी ने बोल दिया था एक चुनाव में कि भाई ऐसा कुछ था कि सारे मोदी चोर हैं। अभी पूरा फिर मोदी कम्युनिटी वहां पे उठ गई थी, तो खैर इस तरीके की चीजें बोलनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर ये चीजें हुई थी। तो ऐसे में जितने इलेक्शंस होंगे, जितनी बार कुछ बोलेंगे, कहीं कुछ गलत बोल रहा है, कोई कुछ चल रहा है, तो इसके कारण यहाँ पर इम्पैक्ट बढ़ जाता है, कोर्ट पे उनका बर्डन बढ़ जाता है। तो कम इलेक्शन होंगे, कम यहाँ पर ये चीजें होंगी। ठीक है। जैसे जैसे आप समझिए कि कहीं आप फंक्शन में मिल रहा है, एग्जाम्पल, ठीक है, शादी के फंक्शन में, एंगेजमेंट के फंक्शन में, कहीं भी हम मिल रहे हैं, बर्थडे के फंक्शन में पूरी फैमिली मिल रही है, तो जितने लोग आएंगे इकट्ठा होंगे, हो सकता है कुछ बातें हो, अच्छा भी लगता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन उसके बाद कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो वो इश्यूज होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे, वो फैमिली लेवल पे होता है, कोर्ट लेवल पे होता है। रिड्यूसिंग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब इसके बाद क्या है कि इस इतना ज्यादा ये नहीं हो पाएगा भाई, 6 महीने इंसान बात करेगा पॉलिटिक्स की, कास्ट की, 4.5 साल चुप रहेंगे, सब शांत रहेंगे, लोग भी शांत, गवर्नमेंट भी शांत, ज्यादा कास्ट वास्ट की भी बात नहीं होगी, है कि नहीं। आप यहाँ पे क्या करिए, कुछ नहीं, इलेक्शन हो गया सेंट्रल का, अब इसके बाद महाराष्ट्र पहुंच जाएंगे दलित वोट, कहीं और पहुंच जाएंगे मुस्लिम वोट, कहीं और पहुंच जाएंगे ये वोट। तो वो जो वे है, वो वहां पर बार बार इस जो होता रहता है ना, अब रिकरिंग जो आपका ये होगा, क्या कहते हैं, इलेक्शंस, तो वहां पे ये चीज बार बार उठती है, तो ज्यादा नहीं होगा इलेक्शंस वगैरह आपके। तो इसके कारण क्या होगा कि ये सब जो चीजें हैं उसको, उस पर भी रिड्यूस होगा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड ऑल। क्लियर। फिर वोटर पार्टिसिपेशन। अब एक बात बताइए, अगर मैं अभी दिल्ली में हूँ, आप कहीं और जॉब कर रहे होंगे, कहीं और पढ़ रहे होंगे, किसी और कॉलेज में होंगे, वोट डाल नहीं पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा चलिए एक बार वोट डालने चले जाएंगे, कि लोकसभा का इलेक्शन है, हम उसमें चले जाते हैं, विधानसभा में। हर इलेक्शन में तो जा नहीं पाइए, है कि नहीं। अब हर इलेक्शन में जा नहीं पा रहे, तो ये वोटर भी तो थक जाता है, वोटर्स फटीग इसलिए बात बोला गया, बार बार जाए वोट दे, उसका तो खर्चा अलग है, इश्यूज अपने अपने अलग अलग होते हैं। तो ये भी चीज भी नहीं होगी भाई, एक बार वोट डाल दे, 5 साल के लिए वो निश्चिंत हो जाए। तो ये सब रीजंस आए हैं कि क्यों ऐसा फिर से होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद जो है, ये कोट अच्छा है, आप ये लिख सकते हैं मेंस में, कि क्योंकि ये जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है ना, SY कुरैशी, उन्होंने दिया हुआ है कि इलेक्शन, और यहाँ पे ये चीज भी देखनी वाली है कि कास्ट रिलीजन डजेंट मैटर, इफ यू हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू डू और परफॉर्म समथिंग, तो वो वहां पे आप बिल्कुल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे क्या सरनेम है, वर्मा है, शर्मा है, कुरैशी है, डजेंट मैटर। तो यहाँ पे इसलिए दिखा है क्योंकि देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत बार ऐसा बोलने आ जाता है कि नहीं, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, यही लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये सब देखिए, अगर अनदेखा कर रहे हैं तो ये आपका इश्यू है। ऐसे में क्या होगा, यूनिटी जो है वो हमारे देश में नहीं रहेगी। तो ये पॉलिटिक्स और पॉलिटिकल एंगल से भी ये चीज आपको समझनी है। अब इलेक्शंस हैव बिकम द रूट कॉज ऑफ करप्शन।
क्यों? ने बहुत अच्छा वर्ड दिया है, लाइन दिया है कि इन द कंट्री आफ्टर विनिंग इलेक्शन द पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स नेक्सस जो है, ये दोनों का जो नेक्सस है, was वर इंडल्ज इन रिकवरिंग द इन्वेस्टमेंट। भाई आपने पैसा लगा दिया एडवर्टाइज कर करके 100 करोड़ अपने इलेक्शन में, फिर आप वो जीते हो, और आप तो चाहोगे ना पहले जो पैसा लगाया वो निकाले। यही हाल हो जाता है इस चीज के चक्कर में। क्या हो रहा है? करप्शन हो रहा है। ओके। अब आप जैसे देखिए यहाँ पे आप कोचिंग में आइएगा, मैं आपसे फिर भी नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारी कोचिंग्स है ऐसी, दृष्टि है, बाकी भी कोचिंग है। अब उन सब ने क्या किया है कि बहुत एडवर्टाइजमेंट कर दिया है, बहुत एडवर्टाइज। हर कोचिंग यहाँ पे देखते हैं बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, करोड़ों खर्च कर देते हैं ना। करोल बाग जगह है तो दृष्टि करोल बाग करके, तो उन्होंने करोड़ों खर्च कर दिए, तो भाई वो पैसा कहाँ से लेंगे? स्टूडेंट से लेंगे, इसलिए वो फीस है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि भाई आपको लगता होगा कि यहाँ भी तो क्वालिटी वही है जो लगभग वहां पर है। रीजन बीइंग कि वहां उन्होंने पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। अब यही अगर मैं भी एडवर्टाइजमेंट चलवाते रहूं हर जगह, उसके बाद जो है फी जो है 2,000 का 20,000 कर दूं, 4,000 का 40,000 कर दूं, तो भी लगेगा कि नहीं ठीक है ना। तो ये जो चीजें होती है इसके कारण इम्पैक्ट पड़ता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है हमारा वो मिनिमल होता है, क्योंकि लैपटॉप होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, हमारे पास कंटेंट की टीम होनी चाहिए, वीडियो प्रॉपर जाना चाहिए। तो ये सब जो चीजें होती है मिनिमम होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसके बाद एस्पिरेंट्स पे वो ज्वाइन करे बेटर है, ना करे उन पर है। ओके। तो यहाँ पे कोई फोर्स्ड मार्केटिंग नहीं होती है कि करो हमारा ये अच्छा है, कोई टेलीकॉलर आपको फोन कर रहा है ज्वाइन कर लो। ये हमारी तरफ से कभी नहीं होगा, क्योंकि ये जो कॉलर भी बैठाएंगे वो आप ही की फीस पे बैठाएंगे। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीजें होती है। ठीक है। अब कमेटी रिकमेंडेशन फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन, अलग अलग कमेटी है, सबने बोला 170th रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन, यहाँ इसने भी कहा हुआ है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, वर्किंग पेपर ऑफ नीति आयोग, सबने जो है कुछ ना कुछ यहाँ पर अपने रिव्यूज दिए, रिकमेंडेशन दिए। अब की हाईलाइट क्या है इसमें कि हाई लेवल कमिटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन, द कमिटी एडवोकेटेड साइमल्टेनियस इलेक्शन ऑफ लोकसभा। अब बात सिर्फ लोकसभा और स्टेट असेंबली तक नहीं है, यहाँ पे कोई लोकल बॉडीज का भी करवा दो ना, म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत, एक ही साथ सब चीजें हो जाए। ये हो गया। अच्छा वन, आपको क्या लगता है कि इलेक्शन एक ही दिन में हो जाएगा? ये मतलब होता है क्या? जी नहीं। अच्छा बहुत बार ना लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचने में लग जाते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक ही दिन में सारे इलेक्शन हो जाएंगे। जी नहीं। आपने देखा होगा अभी भी अगर सेंटर का इलेक्शन होता है तो बोलते हैं ना पहले चरण में, दूसरे चरण में, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। तो फेजेस यहाँ भी होंगे। ओके। जैसे कि मानिए आप एमपी के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो वहां पे अगर आप हैं तो वहां के बैतूल डिस्ट्रिक्ट पे आप मान लीजिए आपने म्यूनिसिपैलिटी का करवा दिया, आपने स्टेट का करवा दिया और लोकसभा करवा दिया। ओके। इसके बाद जो है ये पहले चरण में बैतूल जैसे एमपी से था, सेकंड में मान लेते हैं कि हम नालंदा डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार से है। तो ऐसे केस में क्या होगा? अब उस चरण में ये तीनों का करवा रहे हैं। तीसरे चरण में मान लीजिए आपको यूपी, ठीक है, यूपी का एक पकड़ लेते हैं, आगरा का इलाका है, तो वहां पे क्या होगा? अब वहां पे इलेक्शंस हो गए तीनों के, मतलब हो सकता है वो 6-7 चरण, तभी मैंने कहा ना 5-6 महीने में भी इलेक्शंस अगर खत्म हो जाए तो अगले 4.5 साल कोई इश्यूज नहीं है कम से कम एटलीस्ट, कि पॉलिटिकल पार्टी सब अपना मेन काम पे फोकस करेगी। और बाकी तो जो हमने गिराया है वो तो है ही यहाँ पे जो पढ़ चुके हैं। तो ये यहाँ पर रीजंस होता है। ठीक है। इसके बाद सिंक्रोनाइजेशन ऑफ इलेक्शन। फर्स्ट फेज क्या है? कंडक्ट कर लो लोकसभा स्टेट असेंबली। फिर सेकंड फेज में क्या करोगे? 100 दिन के अंदर वहां का पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी भी खत्म। समझ रहे? तो मैंने ये भी बताया कि एक ही साथ खत्म कर लें। एक उनने कहा कि नहीं, एक साथ जो हम लोकसभा स्टेट कर लेंगे और 100 दिन के अंदर जो है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी वहां के कवर अप कर लेंगे। ठीक है। तो 100 दिन, अब यही मानिए ये होने में कितना लग गया पूरे स्टेट का टाइम? 3 महीने लग गया। 100 दिन, 3 महीने, ये लगभग लगभग एग्जाम्पल ले रहे, 6 महीने में सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। चलिए। तो ये इसी तरीके से जो चीजें यहाँ पर रहती है। इसके बाद सिंगल इलेक्टोरल रोल, ये क्या है? टू बी प्रिपेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंस्टिट्यूशन विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन बाय अमेंडिंग आर्टिकल 325। तो इस आर्टिकल को अमेंड करके बनाया गया है। इसमें कहा गया कि इट इंक्लूड्स अमेंडिंग स्टेट सब्जेक्ट्स। स्टेट सब्जेक्ट्स में क्या है? जैसे लोकल गवर्नमेंट जो है स्टेट सब्जेक्ट में आएगा, ये आपका शेड्यूल नंबर 7 में आएगा। ठीक है। पार्ट 9 एंड पार्ट 11A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
तो अब आप ये भी कर सकते हैं कि सिंगल इलेक्टोरल रोल इसमें अमेंड, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अभी के हिसाब से तो अब जो चल रहे हैं, अगर वापस अब ऐसा कुछ करें तो अमेंडमेंट्स होंगे, कानून में संशोधन होंगे। उसी चीज की यहाँ पर जो है बात चल रही है कि अब इंसर्ट करेंगे आर्टिकल 82A, अमेंडमेंट होगा ये सब चीजों का। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 324 है, इसमें क्या होगा, रिलेटिंग टू होल्डिंग साइमल्टेनियस इलेक्शंस। अब जब साइमल्टेनियस इलेक्शन के रिगार्डिंग है ये, ठीक है, रिलेटिंग टू ये है, टू म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत के लिए विद जनरल इलेक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज में रेक्टिफिकेशन ऑफ स्टेट लगेगा, स्टेट्स को अपने सिग्नेचर एसेंट देने होंगे, क्लियर। लेकिन वही अगर मानिए स्टेट और इसका हो रहा है, सेंटर का, तो वो केस में जरूरी नहीं है। बट अगर आप म्युनिसिपैलिटी पंचायत लेवल पे चले जाएंगे तो वहां पे आपको करना होगा। इस पे आगे जो है और आएगा अभी। अब नीड फॉर जो है आपका रेटिफिकेशन, द कमिटी ऑब्जर्व दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन रिलेटिंग टू द टर्म्स पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली, है ना, वही मैं कहा, इसमें तो आपको करना पड़ेगा, विल नॉट रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय स्टेट। आप दोनों में कर लें एक साथ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप करेंगे लोकल बॉडीज जो कि आपका पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज है, तो वह कम से कम हाफ ऑफ द स्टेट को सिग्नेचर करने होंगे, ठीक है, कि पूर्ण बहुमत जो हम बोलते हैं ना, जो एक हो गया आपका सिंपल मेजोरिटी, एक हो गया आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब आप ये अमेंडमेंट करें तो ठीक है, सेंटर और स्टेट को तो मानना ही मानना है, साथ में सेंटर को तो अमेंड करना ही करना है, साथ में हाफ ऑफ द स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स है, उसको यहाँ पे साइन करना है कि नहीं, ठीक है, ये आप इस वे से चल सकते हैं, क्लियर। ठीक है, चलिए। इसके बाद देखिए, ऑब्वियसली बात है, लॉजिस्टिक अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा। कल हो कि अगर आपने ये सोच लिया कि हमें ऐसे इलेक्शन करवाना है, तो उतना ईवीएम होना चाहिए पास में, उतना वीवीपैट होना चाहिए। वीवीपैट क्या होता है, ईवीएम तो मशीन है। वीवीपैट में जहां तक आपको दिखा देता है कि आपने वोट किसको दिया है, कागज में निकल के आएगा कि आपने बीजेपी को दिया, कांग्रेस को दिया, या फिर कोई भी और पार्टी को दिया। तो ये जो है आपका वीवीपैट में दिखाई देगा, ठीक है। डिप्लॉइंग ऑफ पोलिंग पर्सनल, भाई ऑब्वियसली बात है, उनकी भी जरूरत पड़ेगी, सिक्योरिटी फोर्सेज भी और बढ़ानी होगी, सब मैनेज तो करना पड़ेगा ना। तो लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स की यहाँ पर बात चल रही है, जब होगा तो इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। फॉर इलेक्शन इन म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत, स्टेट इलेक्शन इज कंस्टिट्यूटेड विद द ईसीआई, विल ड्रॉ प्लान फॉर लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है इसके आपके लॉजिस्टिक के लिए यहाँ पे वर्क करेगा, क्योंकि वहां पे क्या था, स्टेट नहीं था, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन थी। चैलेंजेस कॉम्प्लेक्सिटी, ऑब्वियस ही बात है, ओवर शेडो रीजनल इश्यूज। अब होगा, एक बात बताइए, मोदी जी उतर गए हैं एक साथ, जब मोदी जी उतर रहे हैं, आप खुद इलेक्शन में फील कर पा रहे होंगे, नेशनल लेवल पे एक अलग ही सुनामी चलती है। अब उसी बीच में कोई स्टेट के इश्यूज को ध्यान ही नहीं देगा। हो सकता है कि आपका दिमाग भी नहीं लगा है कि अरे हम तो मोदी को वोट देने जा रहे हैं। लोकल में हो सकता था कि आपका मन था कि मैं कांग्रेस को वोट करूं, सेंटर में मैं बीजेपी को वोट करो, कि उनका इंटरनेशनल रिलेशन काफी अच्छा है, ये सब बहुत चीजें अच्छी हैं, हमारा देश में नाम हो रहा है, आप ये सोच रहे हैं, और आप लोकल में सोच रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट करें। ओके, बट ऐसे में क्या ओवर शेडो हो जाएगा। तो हो सकता है कि क्योंकि अब यहाँ पे बड़े जो है, बड़ी पार्टी जो है, जो सेंटर में जो करे भाई वही बड़ी पार्टी है, तो अब उसके कारण जो है आप यहाँ भी बीजेपी को वोट दे देना। सेम है, अगर कांग्रेस सेंटर में होती तो आप कांग्रेस को वोट देना। ये ओवर शेडो हो सकता है रीजनल इश्यूज, इम्पैक्ट ऑन रीजनल पार्टीज। अब रीजनल पार्टीज पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को उसके पास सिग्निफिकेंट एडवांटेज हो। अभी छोटी पार्टी के सामने वो बड़ी पार्टी जब आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ना, उन्हीं ज्यादा एडवांटेजेस होंगे। तो ये सब जो चीजें हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका हिंड्रेंस लाता है। ओके, ये भी एक रीजन है कि ऑब्वियसली बात है, भाई बीजेपी क्यों चाहेगी किस तरीके से। ये मेजर रीजन है कि ओवर शेडो रीजनल इश्यूज, ये ओवर शेडो हो सकते हैं उस इलेक्शन में, जिससे पूरा ये फायदा हो जाए डबल करंट पार्टी को। ओके, ठीक है, चलिए। अब जैसे कि जो जस्टिस दीपक मिश्रा, उन्होंने भी यहाँ पे इसके बारे में बोला हुआ है कि भाई कोलेब्रेशन क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब देखिए, ये जो आर्टिकल है ये एआई से रिलेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बाकी देखिए अगला पार्ट सब जो भी है, अब उधर ड्राइव या जो भी हमारा सिस्टम बना हुआ है उसी के थ्रू आपको वहाँ पे लिंक मिलेगी, वो ना आ पाए, तो इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा वो फॉर्म भरें, ज्वाइन करें। ओके, और यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला। यहाँ इनफैक्ट जो है हमने ये जो प्राइस है अभी तक के लिए नहीं, आप मार्च
2026 तक यू वोंट नीड टू पे। तब तक के लिए इसे वैलिड कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत ही मिनिमम प्राइस, वो भी आपको 500 पर मंथ कह दिया है। और इतने लंबे तक है ताकि आप पे कोई और ऐसा इशू ना हो कि आपके पास अगले साल के लिए भी है, आप मार्च तक आराम से ही कर सकते हैं उसके बाद ही। और तब तक आई होप आप सबका सिलेक्शन ही हो जाए, बहुत बढ़िया है। और ये सब जो करंट अफेयर्स होते हैं ना, ये हर एग्जाम में काम आते हैं। आपके स्टेट पीसीएस में, आपके यूपीएससी में आएंगे, आप कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो आप, इनफैक्ट सीजीएल दे रहे हो, हर जगह जो ये सब काम आता है। तो करंट अफेयर्स तो वैसे भी ले ही लेना चाहिए इंसान को। बाकी प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच है, वहां पे आपको प्रीलिम्स सारे सब्जेक्ट कवर कवर अप कराए जा रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग फ्रॉम स्क्रैच भी सिखाया जा रहा है कैसे लिखना है। ओके, और वहां पे जो है आपको मॉडल आंसर्स भी दिए जाएंगे, सब कुछ कराया जाएगा, ऐसे राइटिंग तक यहाँ पे इंक्लूडेड है। ठीक है, तो काफी ज्यादा ये यहाँ पर इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है। अब ग्लोबल एआई गवर्नेंस। अब एआई गवर्नेंस में क्या है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है गवर्नेंस में, जैसे कि ह्यूमन राइट में, डेमोक्रेसी में, रूल ऑफ लॉ में, यहाँ पर ये सब हो रहा है। ये क्या है, काउंसिल ऑफ यूरोप, ये फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है एआई को। तो यूरोप ना इस मामले में हमेशा आगे रहता है। इसके पहले जीडीपीआर लेके आया था। अब मुझे बताइए अब कमेंट सेक्शन में कि जीडीपीआर होता क्या है। ठीक है, ये जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन एक्ट। तो ये भी यूरोपियन यूनियन ने ही पहले लाया था। ठीक है, एक तरीके से डेटा आपकी प्राइवेसी के ही रिगार्डिंग है वो। अब इस पे लेके आए हैं एआई पे, फर्स्ट लीगली बाइंडिंग, कि भाई आपको करना है, वरना कुछ ना कुछ इस पे आपको इम्पैक्ट पड़ जाएगा। आपको हो सकता है आप अगर किसी कंपनी ने नहीं किया तो उसे फाइन देना पड़े, जेल भी हो जाए। तो ये यहाँ पर ये चीजें आई हैं। अभी न्यूज में क्यों है कि जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, तो ये सारे मिलके जो है अब यहाँ पर इस पे वर्क कर रही है कि भाई किस तरीके से जो है अभी एआई को गवर्नेंस में लाए। अब इसमें इश्यू क्या है ना, कि देखिए जैसे कि G7 एआई पैक्ट ला रहे हो आप, G7 जो कंट्रीज है बड़ी, ठीक है, वो एआई पैक्ट, यूरोप्स एआई एक्ट, ये सारी चीजें यहाँ पर आ रही हैं। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस की, G7 तो बाकी कंट्रीज का तो यहाँ पे कोलेबरेशन हो ही नहीं रहा है। आपने अफ्रीका और बाकी जो कंट्रीज है बड़ी, उनको तो साइड लाइन कर दिया। तो ये सब जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं मेजर कंसर्न आ रहे हैं, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे भी। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है एआई सिस्टम के, भाई ह्यूमन डिग्निटी का ध्यान होना चाहिए उसे, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, इक्विलिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए वो टेक्नोलॉजी जो भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को यूज कर रहे हैं। रिस्पेक्ट फॉर प्राइवेसी होनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि ये ना हो कि आप वो जो डेटा है अननेसेसरी आप किसी से मंगा रहे हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी आपने अभी रजिस्टर किया हमारे इस पे, आपने जब तक किसी ने पेमेंट नहीं किया हो, हमारे इसमें ना आ जाए, तब तक हम उनसे जो है उनका ना आधार मांगते हैं ना कोई भी गवर्नमेंट आईडी मांगते हैं, जरूरत ही नहीं है। जब रजिस्टर हो जाए उसके बाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है कि भाई लास्ट में वो चीज आपसे लेना। अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल पे हैं, तो वहां पे वैसे भी कुछ इनपुट्स नहीं होते हैं। ओके, ना नंबर रहता है ना कुछ रहता है, तो जहां जहां जरूरत है जितनी, यहाँ नंबर लिया जाता है क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है ये सब बैचेस के लिए। तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए पर्सनल डेटा एंड प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी का हमेशा ध्यान देना। तो भाई ये यही हमारा काम है ना, बीइंग एस्पिरेंट, और जो हम ये पढ़ते हैं हम खुद अपनी लाइफ में कैसे इंक्लूड करते हैं। कोई अगर मुझसे पूछे तो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया, तब तक वो डेटा वैसे भी ना ले ना प्रोसेस करे जब तक उसकी जरूरत ना हो। फिर ट्रांसपेरेंसी एंड ओवरसाइट, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी, सेफ इनोवेशन, हर एक चीज के लिए जो इनोवेशन भी आप कर रहे हो तो सेफ इनोवेशन हो वाया एआई। अब क्यों जरूरत पड़ गई है ग्लोबल एआई गवर्नेंस की, रिस्क मिटिगेशन। अब देखिए ग्लोबल गवर्नेंस किस लिए जरूरत है, अब गवर्नेंस ना हो तो एक डर है ना, गवर्नेंस क्या कि भाई वो प्रॉपरली आपको एआई की वर्किंग पे ध्यान दे ना, उसकी गवर्नेंस करे उसका। अदरवाइज क्या होगा कि एआई सिस्टम जो है वो रिस्क है ना, उससे ग्लोबल रिस्क एसोसिएट कैसे, कि जॉब डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मशीन्स आ जाए उसकी जगह, फिर डिस्क्रिमिनेशन होने लगे बहुत ज्यादा, कि जो एआई यूज कर रहे हैं वो बढ़िया है, अच्छे हैं, और बाकी सबको ये करने लग जाए कि यार तुमको ये भी नहीं आता, मोबाइल चलाते नहीं आता, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, ये ऐप्स है दुनिया में तुमको नहीं पता है, यू आर आउटडेटेड। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। मिस यूज इन सर्विलेंस, ठीक है, मिलिट्री एप्लीकेशन, एआई आर्म्स रेस, ये सब में भी जो है अब बहुत जरूरी हो गया है गवर्नेंस होना। ओके, थ्रेट टू डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। अच्छा, जॉब डिस्प्लेसमेंट कब कहा जाता है। अब आपको लगेगा कि अगर कहीं एक मशीन आ गई,
ओके। तो और वो उसने क्या किया कि जॉब डिस्प्लेस कर दी। तो जॉब डिस्प्लेसमेंट तब काउंट होगा कि मान लीजिए मैं इस बीच गया हुआ था ऐसे ही, बर्गर किंग करके है ना, तो खाने के लिए कि चलो घूमते फिरते गए, बर्गर वर्गर लिया। अब वहां पे मशीन थी इतनी बड़ी। अब यहाँ पे दे दिया था कि आपको क्रिस्पी बर्गर चाहिए, वेज बर्गर चाहिए, नॉन वेज चाहिए, कितने आइटम का चाहिए, और आखिरी में एक यूपीआई लगा दिया। ओके, आखिरी में एक यूपीआई लगा दिया और बोला पेमेंट कर दे। ठीक है, आखिरी में पेमेंट कर दो। तो ये मैंने सिलेक्ट किया वहां से, पेमेंट की जो भी रिसिप्ट था, या फिर जाके दे दिया, और हमें वो जो भी था बर्गर मिल गया। बट इसके जगह क्या होता, पहले कोई और होता वो जो बिल देने वाला। अब यहाँ पे 4-5 डिजिटल बोर्ड लगा दिए। तो क्या आप इस चीज को ये बोलोगे कि एआई ने जॉब डिस्प्लेस कर दी? देखिए, वो बोल सकते हैं, लेकिन उसके बोलने के पहले क्या चीज देखनी पड़ेगी कि ये जो बनाया है, कितनी कंपनियों ने मिलकर बनाया है इसको, कितने इंजीनियर्स वहां लगे हैं, कितना सॉफ्टवेयर टीम लगी है जो अभी उसे मेंटेन करती है, सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन सब कुछ लगता है ना? तो ये सब जब चीजें देखी जाए तो पता चलेगा कि अच्छा, यहाँ पे अभी 12 लोग लग रहे हैं, और जिसके कारण है कि जॉब गई है वो 10 लोगों की गई, तो नेट एडिशन 2 का हो गया। हाँ, अब आप इसको जो है जॉब डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, वो उस बेसिस पे कि डिस्प्लेस जरूर हुए हैं क्योंकि वो जो मैनुअली कर रहे थे, लेकिन अगर आप नॉलेज ले लें, अपने आप को रीस्किल करें, उस काम योग्य बना लें, तो वो काम आप कर सकते हैं। ठीक है। तो ओवरऑल जॉब्स कम नहीं हुई, लेकिन हाँ, जॉब डिस्प्लेसमेंट जरूर हो गया। ये मैं समझाना चाह रहा था कि ये अलग अलग टर्म्स होती है। एक होता है कि जॉब ही कम हो जाए, वो भी हो जाता है बहुत बार एआई के कारण। तो ये यहाँ पे इस तरीके से चीजें होती है। अब यहाँ पे किया क्यों गया था, ऑब्वियस सी बात है कि कम टाइम लगे, जल्दी से जल्दी जो सारे लोग अपना स्क्रीन से खुद ही जो उन्हें पसंद है ले लें, तो भीड़ कम हो और इससे कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन है वो बढ़ेगा। ठीक है। बाकी मतलब मैनुअल भी बिलिंग करने वाले थे, हर किसी को तो ये आएगा नहीं, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए थे। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां ही करती है, वही बर्गर किंग या फिर डोमिनोज ये सब करना पसंद करेगी कि जिसके पास हजारों आउटलेट्स है। तो एक एक बंदा भी अगर वहां पे उन्होंने मैनुअल कम किया तो 1,000 कम हो जाएंगे, तो उसका पेमेंट वो यहाँ पे करके ये चला सकती है। क्लियर? और फिर इससे क्या होगा, और डिजिटलाइज हो जाएगा, लोग और पसंद करेंगे तो और इनके पास आएंगे, तो और नए आउटलेट्स खोलेंगे, तो जो 1,000 लोगों की जॉब गई है, आपको लग रहा होगा जो 1,000 कम हो गए थे मैनुअल वाले, उनको वहां मिल जाएगा। तो ये चलते रहता है। तो एआई गवर्नेंस इसलिए भी जरूरी है कि इसका मिसयूज करके आप बाकी लोगों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर रहे हो। क्लियर? गेट इट? सेम है अब ट्रांस बाउंड्री नेचर की, भाई एआई सिस्टम में डेटा प्राइवेसी का ये ना कर ले कि आप भाई एआई सिस्टम बनाया है और उससे अब डेटा प्राइवेसी पे इशू हो रहा है, बाकी चीजें हो रही है, तो वो चीजें नहीं करनी है। आजकल नहीं देखते हैं आप, आपको कॉल आ जाता है, क्रेडिट कार्ड ले, ये ले, वो ले। पहली बात तो नंबर मिला कहाँ से पता नहीं चलता। दूसरा, वो कस्टमर कॉल होता है, सॉरी मतलब कंप्यूटराइज्ड कॉल होता है। अनफॉर्चुनेट आप कहीं काम में हैं, आपको फोन आ रहे हैं, और उनका तो बस एक कंज्यूमर बोल रहा है कि अगर आपको लेना है 1 दबाए 2 दबाए, तो ये सब तो डेटा प्राइवेसी का ही इशू है। तो ये सब पे गवर्नेंस होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। तो ग्लोबल गवर्नेंस की यहाँ पे बात चल रही है। चैलेंजेस क्या है? रिप्रेजेंटेशन गैप है। ओके, गवर्नेंस इनिशिएटिव लार्जली लैक रिप्रेजेंटेशन लीडिंग टू सिग्निफिकेंस गैप इन नेशनल एंड रीजनल एफर्ट। ओके। अब जैसे कि वही बात की कि 7 कंट्री पार्टिसिपेटिंग इन ऑल एंड 118 मोस्टली फ्रॉम द ग्लोबल साउथ इंटायरली लेफ्ट आउट। ग्लोबल साउथ में हम भी है, तो इंटायरली लेफ्ट आउट कर दिया आपने। G7 जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है कि भाई क्या करना है नहीं करना, तो सिर्फ उन्हीं के कारण थोड़ी चलेंगे। देश तो हर किसी का है, हर किसी की डेटा प्राइवेसी है, सबका अपना ये है। ये सब चैलेंजेस है, तो मीन्स आंसर राइटिंग में भी लिखने के लिए कितना अच्छा है ये सब। कोऑर्डिनेशन गैप, लैक ऑफ ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड रिसर्च इनिशिएटिव्स। ओके, तो यहाँ पे भी भाई कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि लैक ऑफ ग्लोबल मैकेनिज्म, ये कैसे करें, रिसर्च इनिशिएटिव भी कैसे क्या करें नहीं करें, वो कोऑर्डिनेशन गैप है। एआई का यूज कितना करना है नहीं करना है, तो ये सब जो है, ये पॉलिसी मेकिंग इसलिए इंपॉर्टेंट होती है। आप कुछ भी काम करो, पॉलिसीज होनी चाहिए, तभी आप जो है अच्छे तरीके से जो भी आपको करना है, चाहे वो एआई का यूज करना है, चाहे आपको वो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करना है, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करना है। देखिए, न्यूक्लियर एनर्जी भी जैसे हम यूज करते हैं, जैसे हमारा ये सब प्लांट्स चल रहे हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रही है, वो भी एक लॉ के अकॉर्डिंग है। और उसी का आप चाहे तो न्यूक्लियर बम बना सकते हो, वो भी एक लॉ है। तो अगर लॉ आपको ये प्रोहिबिट कर रहा है कि आपको नहीं बनाना है बॉम्ब, आपको बस यही करना है,
यही चीज बनेगी। तो ये इसके इंपॉर्टेंस होते हैं कि हर चीज का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क होना जरूरी है। Implementation gap. Lack of stronger system to hold governments and private companies accountable for their commitment regarding AI governance. ये भी है कि भाई लैक ऑफ स्ट्रॉन्गर सिस्टम। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है ना कि अब गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी को अकाउंटेबल बोल सकती है, इस कंपनी ने मेरे साथ ये किया, ये इस कंपनी ने मेरा डेटा ब्रीच किया, या आईसीआईसीआई कोटक कहाँ से मुझे कॉल कर लेते हैं अगर मेरे पास सिर्फ एसबीआई और एचडीएफसी का कार्ड है। तो ये सब डेटा उनके पास कहाँ से पहुंचा, हम किसी को अकाउंटेबल ही नहीं कर पाते। हम बस झाड़ देते हैं आपके पास नंबर कहाँ से आया, तो वो बोल देते हैं हमें हमारी कंपनी ने नंबर दिया है। तो ये जो चीजें हैं, सबसे ज्यादा यही सब बुरी होती है। ये आपका इम्प्लीमेंटेशन गैप भी है कि भाई हमारे पास कुछ है ही नहीं ऐसा स्ट्रॉन्गर सिस्टम कि हम गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी को अकाउंटेबल कर सके, अकाउंटेबल बोल सके भाई इनकी अकाउंटेबिलिटी है, ये हो कैसे रहा है। क्लियर। नो डेडिकेटेड फंड मैकेनिज्म फॉर एआई कैपेसिटी बिल्डिंग, सब डेडिकेटेड फंड नहीं है। ओके। अब ये स्टेप्स है अलग अलग भी, नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नीति आयोग ने यहाँ पे किया हुआ है, इंपॉर्टेंट रहता है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, किसने किया है, नीति आयोग ने। इसमें क्या किया है कि एआई फॉर ऑल स्ट्रेटजी। ऑल में का मतलब क्या हो गया कि आप हेल्थ केयर में भी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हर सेक्टर में जो है इसे इम्प्लीमेंट करो। ये नेशनल स्ट्रेटजी थी नीति आयोग की कि एआई फॉर ऑल। ओके। फिर प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई, अब नीति आयोग ने फिर रिलीज किया है प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई। एआई से रिलेटेड जो भी है, नीति आयोग रट लें, आ जाएगा प्रीलिम्स में, फिर वो कर नहीं पाइएगा तो बहुत फिर ये ट्रबल हो जाएगा आपको, ठीक है। विच प्रोवाइडेड एक्शनेबल स्टेप्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। एक ऑपरेशनलाइज कर रहा है, एक प्रॉपर वे बना रहा है कि भाई किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल एआई हो। वो जो मैंने कहा कि एक प्रॉपर वे होना चाहिए, फ्रेमवर्क होना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, तो उसी की बात चल रही है कि प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबल एआई। ये अलग अलग चीजें जो है यहाँ पर दी हुई हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, इंडिया के जो है जीपीएआई, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, ये आपका पार्टिसिपेटिंग इन ग्लोबल डिस्कशन ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई एंड अलाइंग इट्स स्ट्रेटेजीज विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। जो हम कर रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच खाए, ये नहीं कि हम किसी से भी कम है ना, जो प्रॉपर एक वे है, फ्रेमवर्क है, वो हम कर रहे हैं। ग्लोबल में G7 पैक्ट ऑन एआई, इट एम्स टू एस्टेब्लिश अ ग्लोबल फ्रेमवर्क। तो ये जो है ग्लोबल फ्रेमवर्क को एस्टेब्लिश करने की बात चल रही है, ठीक है। पार्टिसिपेशन इज वॉलेंट्री, ऑब्वियस ही बात है, मैंडेटरी हो ही नहीं सकता। अब 7 देश से मिलके आप कानून बनाइएगा तो उसे मैंडेटरी थोड़ी रख सकते हैं, है कि नहीं। तो ये भी थोड़ा सा आप सोच सकते हैं ये चीजों पे। कहीं कहीं हो सकता है ऐसा, वो एक्सेप्शन रहता है, बट एक जेनेरिक वे में ये अपना जो है ना, थिंकिंग एनालिटिकल पावर, कि भाई आप सोचे ऐसा होगा, तो ये थोड़ा सा होना चाहिए सब। यूरोप्स एआई एक्ट, अगेन आपको ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है यहाँ पर, कि ये सब वही है कि अनएक्सेप्टेबल रिस्क एप्लीकेशन, हाई रिस्क एप्लीकेशन, ये सब चीजों के लिए जो है यहाँ पर रहता है कि इस पे क्या इन्होंने मेजर रेगुलेशन लगा के रखे हुए हैं। एक ये हो गया आपका ब्रेटले डिक्लेरेशन, ये भी 28 कंट्री ने साइन किया है यूरोपियन यूनियन के साथ साथ। ओके। तो ये भी एआई से रिलेटेड है, ये भी आपको याद रखना है। ओके। ये डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, ये एआई से रिलेटेड है। अब वे फॉरवर्ड में अगेन वही गवर्निंग एआई फॉर ह्यूमैनिटी एंड ऑल, तो ये कुछ खास ये चीजें हैं नहीं, आप चाहे तो पॉज करके पढ़ लें, बस वही है। वे फॉरवर्ड का मतलब ये है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, है कि नहीं। बाकी एआई दैट कैन कंसिस्ट ऑफ डाइवर्स एक्सपर्ट्स हु सर्व वॉलंटियरली, ये मतलब एक्सपर्ट्स हो कि भाई कैसे करना है, क्या करना है, इस टूल का कैसे यूज करना है, तो वो सब जो है होना थोड़ा सा सही रहता है। तो ये सब एक वे यहाँ पे बताया हुआ है। बाकी जो एआई गवर्नेंस है, दैट फॉस्टर शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एंड बेनिफिट्स, तो ये सब चीजें होनी चाहिए। ओके। चलिए। अब ग्रेवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, अब ये जो है कि आप, ये किसी ने किया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशंस में, issued comprehensive guideline for handling public grievance for making grievance redressal time bound। अब मतलब कि भाई आपको कोई इशू है, आप गए ग्रेवियंस के लिए कि भाई मुझे जो इसके बदले या तो कंपनसेशन दो, या जो मेरे साथ गलत हुआ है वो सही करो, वाट एवर, ठीक है।
तो इसको कहा गया कि ग्रेवियंस को टाइम बाउंड किया जाए। मैं कहीं एप्लीकेशन लेके जा रहा हूँ कि जिससे मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ, मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसे ही दरभंगा गया। ओके, फ्लाइट से चला गया दिल्ली से दरभंगा। अब जो मैं वहां पे दरभंगा गया, तो उस समय सॉरी वो फ्लाइट ही कैंसिल हो गई। फ्लाइट ही कैंसिल हो गई, वापस जब मैं आया हूँ तो मैं फ्लाइट से आया, बट जाते समय तो मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। अब वो जो पैसा है मेरे पास आया ही नहीं, बहुत दिन तक, 14 डेज जो बोल के रखा था। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर कंप्लेन लॉक की। फिर वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन को टैग किया, जिससे मैं गया था स्पाइस जेट, उसको टैग किया। उसके बाद देखिए वो बहुत एक्सपेडाइट हुआ वो चीज, और फाइनली वो जो पैसा है वहां पे, हार्डली वो 14 डेज मेरे हो ही चुके थे, तो उन्होंने जो है विद इन 48 आवर्स जो है पैसा मेरे अकाउंट में डाल दिया। तो ये चीजें जो है ये इसलिए जरूरी है, मतलब ऐसा लगेगा कि हो रहा है नहीं हो रहा है, एक्चुअल हो रहा है, तभी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि लाइव। इस पे आप देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट्स भी डाला हुआ था कि किस तरीके से मैं गया था वहां पे अपने नानी जी से मिलने। तो ना ऐसे इस तरीके से क्या, फैमिली मेंबर से मिलते रहना चाहिए, चीजें करते रहनी चाहिए। ये लाइफ सिर्फ किताबी कीड़ा बन के भी नहीं होता ना। पढ़े, सबका भी साथ दे, ख्याल रखे। और ये देखिए की हाइलाइट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन फॉर हैंडलिंग पब्लिक ग्रेवियंसेस। अब गाइडलाइन क्या क्या है, अगेन देखिए, जो भी आप सिस्टम बनाए वो यूजर फ्रेंडली हो, हर कोई उसको यूज कर पाए, वो चीज हो। अदरवाइज क्या होगा कि जब यूजर फ्रेंडली नहीं है तो फॉर्म भरने में दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है। भाई डुप्लीकेशन हो रहा है, बार बार डुप्लीकेट उस तरीके की ग्रेवियंस के लिए रजिस्टर चले जा रहे हैं। तो टाइम और एफर्ट्स भी बचने चाहिए, वरना पता चला ऑनलाइन पढ़ने से अच्छा तो ऑफिस ही जाके बात कर लो। ठीक है, तो ये सब जो चीजें हैं वो होनी चाहिए जहाँ पे बात चले, और वो होती है। ऑब्वियसली बात है, द रीजन बीइंग कि अब इंडिया जो है काफी अच्छा आईटी सेक्टर में, वी हैव अ वेरी बिग कंपनीज लाइक विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस एंड सो ऑन। तो हमारे पास वो है ही, तो इस तरीके से वो सब चीजों पे ध्यान देते हैं। बाकी अपॉइंटमेंट ऑफ नोडल ऑफिसर्स फॉर पब्लिक ग्रेवियंस, एक मिनिस्ट्री जो भी है ग्रेवियंस की, जो कि प्रॉम्प्टली, फेयरली और इफिशिएंटली सारे की चीजों सारे सारे चीजों को सेटलमेंट इसका कर सके। ठीक है। अब जो टाइम लाइन्स है, वो जो मैंने कहा ना पहले 30 दिन था, अब 21 दिन के अंदर ही इसको खत्म कर देना है सारे रिड्यूसर को। मेरी 14-16 दिन ऐसे ही हो चुके हैं, तो उन्हें 21 दिन के अंदर फिर खत्म किया है इसे। तो आप ग्रेवियंस अपना डाल सकते हो। ओके। बाकी क्या है 10 स्टेप रिफॉर्म, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, यूनिवर्सलिस, ये जो है कि आप उसको यूनिवर्सलाइज टेक्नोलॉजी को यूज कर ले, AIML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। भाई होता है ना कि अच्छा प्लीज काइंडली टाइप योर टिकट नंबर, आप वो डाले, ओके, तो वो खुद ही डेटाबेस से चेक करके बता देगा, एज पर आवर डेटाबेस इट हैज बीन कैंसिल्ड, सो वुड यू लाइक अ फुल रिफंड फॉर इट, और वुड यू लाइक टू चेंज योर डिपार्चर डेट टू सम अदर डेट। ये खुद ही इस तरीके से जवाब देते चले जाएंगे। आखिरी में बोलोगे आप रिफंड दे दो, तो वो बोलेंगे ओके योर रिफंड हैज बीन इनिशिएटेड एंड इट विल बी बैक इनटू योर ओरिजिनल अकाउंट विद इन से 14 डेज और वॉट एवर द टाइम दे विल टेक। तो ये इस तरीके से यहाँ पे काम करता है ना। जब हम जोमेटो भी करें, बाकी चीजें करें, तो वहीं पे क्या होता है, AIML लगा हुआ रहता है, मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। खुद ही आगे से आखिरी में फिर एग्जीक्यूटिव से जब सॉल्यूशन नहीं निकलता तब हम बात करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही सॉल्यूशन दे देते हैं। फिर लैंग्वेज ट्रांजिशन, 22 शेड्यूल लैंग्वेज में रहे। तो ये जो चीजें हैं, बाकी आपको तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस एक बेसिक वे में आपको ये दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, कि क्या क्या रिफॉर्म्स हो सकते हैं। ओके, चलिए। अबाउट ग्रेवियंस रेड्रेसल मैकेनिज्म, अगेन वही है कि अब ये जो रेडियल मैकेनिज्म है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे 24/7 कभी भी आप कंप्लेन डाल सकते हैं। ये ऑफिस बंद हो जाएगा ना शाम में बाकी टाइम पे, बट वेबसाइट पे तो आप कभी भी लॉग इन कर सकते हैं, है ना, 24/7। तो ये चीजें हैं, तो वही कहा गया है कि लगभग 2022 से 24 तक 60 lakhs पब्लिक ग्रेवियंस जो है किए गए थे, और जिसमें कि 1 लाख ग्रेवियंस तो सीधे मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट या स्टेट यूनियन टेरिटरीज को ही डायरेक्टली टैग्ड थे। ओके, तो ये चीजें होती हैं। फाइन, ये रहा आपका पोर्टल बना हुआ है इसके लिए, CP ग्राम पोर्टल।
ओके, तो ये आपको यहाँ पे जाना है और ये चीज करनी है। चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। बहुत बार ना ऐसे दिमाग में लोगों के बैठता नहीं है। तो चलिए अब हम वो देख लेंगे। ये देखिए, ये है आपका सीपी ग्राम, सेंट्रल पब्लिक ग्रेवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। यहाँ पे आपका, भाई आप जाएं, अपना स्टेटस चेक कर लें कि ग्रेवियंस स्टेटस क्या है, आपको कुछ अपील करनी है तो उसका स्टेटस क्या है, रिड्रेस का प्रोसेस क्या है, ये सब वर्क फ्लो आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप ये नया जो है आप साइन इन करके अपने इश्यूज को लॉक कर सकते हैं, कंप्लेन लॉक कर सकते हैं। कंप्लेन लॉक किया आपने, उसका असेसमेंट होगा कि अच्छा क्या है, नहीं है, कितना सही है, क्या दिक्कत है, नहीं है, फिर उसका रिड्रेसल दे दिया जाएगा, मतलब उसमें एक आपको उसका एक सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो आप यहाँ पे देख लिया, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवियंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग। ओके, ठीक है, ये यहाँ पे हमने देख ही लिया है। अगेन इंपॉर्टेंस ऑफ रिड्रेसल मैकेनिज्म। भाई टैकल करप्शन करेगा ही, सीधे सब कुछ ऑनलाइन है, वरना बाबूजी ये लो, फिर मेरा प्रोसेस आगे बढ़ाओ, मेरी कंप्लेन लॉक कर दो 2,000 रुपए, ये सब नहीं करना पड़ता ना। वहां तो सीधे साइन अप करोगे, अपनी प्रॉब्लम डालोगे, वर्कफ्लो चेक कर लोगे। ये काफी ज्यादा जो है टैकल करता है करप्शन को, इंश्योर करता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन। ये सारी चीजें जो है बाकी वेबसाइट तो हमने आपको सीधे वहीं पे ही दिखा दिया था। ओके, अब अदर इनिशिएटिव है अलग अलग। सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा जो है की हुई है। लोकायोग, आपका एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये सारी जो है वो उसी से रिलेटेड है कि भी ये भी ग्रीवियंसेस ही ये करती है। फिर ये जो है आपका ग्रीवियंस रिड्यूसल असेसमेंट इंडेक्स, GRAI, ये जो है डिजाइंड बाय DARPG, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। क्लियर? ठीक है। अब इशू क्या क्या है, कोई डिले हो सकता है क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स वही वहां भी बटन दबाने वाला, आपको रिस्पांस देने वाले, तो यही सब है ब्यूरोक्रेट्स वगैरह। तो फिर इनके पास रिसोर्स नहीं है। ओके, जैसे कस्टमर केयर सपोर्ट होता है, सब इतना नहीं है। इनएफिशिएंट वर्क फ्लो सिस्टम है, उनको भी खुद इश्यूज के बारे में नहीं पता है उतना कि इस पे क्या इसका जवाब होना चाहिए, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, रूल बुक नहीं पता है। बहुत अलग अलग तरीके से होता है। करप्ट प्रैक्टिसेस भी हो जाती है यहाँ पे। ओके, ऑफिशियली जो है जानबूझ के डिले कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। क्यों? अब ज्यादा डिले होगा तो इंसान फिर खुद चल के ही जाएगा। सर 3 महीने से सिस्टम में पड़ा हुआ, आप कर क्यों नहीं रहे हो? तो बोलेगा बस डाल लाओ इधर 30-50 हजार रुपए, कर देंगे 3 मिनट के अंदर। तो ये सब चीज भी कर होता है। बट वही है कि आप इतना लंबा अगर हमेशा रखे तो गवर्नमेंट की भी नजरों में वो चीजें चली जाती हैं। और ऐसे में अगर चली गई तो गवर्नमेंट की नजरों में तो उन्हें हटाना ही पड़ेगा, फिर वहां से वो हटा भी देते हैं। ठीक है। लैक ऑफ इंटीग्रेशन, डिजिटल डिवाइड। अब डिजिटल डिवाइड भी है, भाई हर किसी को डिजिटल लिटरेसी नहीं है ना। आप जैसे, अब बहुत बार होता है कि अगर मैं किसी को सिंपली भी बोल देता हूँ कि आप मेल कर दें, तो बहुत बार देखता हूँ अटैचमेंट्स नहीं आए या कुछ इश्यूज हो गए कि हमें उतनी आदत नहीं है वो चीज करने की, है ना। तो ये एक हमेशा एक डिजिटल डिवाइड होता है। तो कहीं भी आपको डिजिटली कोई काम करना हो तो थोड़ा थोड़ा सीखना बहुत जरूरी है ना। बस फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब चला लेने का मतलब ये नहीं होता कि हम डिजिटली बहुत ज्यादा साउंड है। हमें वो हर एक चीज करना, ट्रांजेक्शन से लेके सब कुछ सीखना, वहां पर काफी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है। तो ये सब हमने देख ही लिया। बाकी इसमें फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि भाई किस तरीके से ऑनलाइन ग्रीवेंसेस चल रहे हैं, तो वहाँ पे वो फीडबैक फॉर्म खुल जाएगा, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर रहती है। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम, आप ये पेंशन स्कीम के बारे में आप सबने बहुत सुना होगा। तो ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है? अब देखिए, आप इसमें भी सबसे ज्यादा ओल्ड पेंशन स्कीम सुना होगा कि बार बार बोलते थे ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, स्पेशली आर्मी और इधर से ओल्ड पेंशन स्कीम, ऐसा क्यों? अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम सब में क्या डिफरेंस है, तो आपको अभी सब क्लियर हो जाएगा यहीं पर। देखिए, ये पेंशन स्कीम उनकी होता है जो एक बार रिटायर हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए। कहीं एज 58 होगी, कहीं 60 होगी, कहीं 62 होगी, जनरली 60 है फिलहाल, अब वो पकड़ के चलता है। आप 60 साल के हो गए तो आपके अभी जो है इसके बाद भी आपको पेंशन मिलेगा। ओके, तो वो उसमें क्या है, वो ओल्ड पेंशन स्कीम के हिसाब से हो। अब बट अभी जो 2004 या उसके बाद जो ज्वाइन किए हैं, उनको न्यू पेंशन स्कीम के बाद जो है न्यू पेंशन स्कीम के हिसाब से चीजें मिल रही हैं। और अभी जो है कि आई है यूनिफाइड पेंशन स्कीम।
ओके, तो अब यहाँ पर जो है काफी चीजें हैं, आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देख सकते हैं। ये 2025 से एप्लीकेबल है सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। ओके, ये लॉन्च हुआ था 2004 में, फॉर प्रोवाइडिंग रिटायरमेंट इनकम टू ऑल सिटीजन 18 से 65 के बीच में, क्योंकि उसके बाद क्या किया था, पेंशन सिस्टम बंद कर दिया था। तो क्या कहते हैं, पेंशन अमाउंट यहाँ पे फिक्स नहीं है, मार्केट लिंक्ड इंसेंटिव है। मार्केट, शेयर मार्केट है, ये सब है। बहुत ऊपर उछल गया तो आपका भी पैसा ऊपर चला जाएगा। अच्छा, लेकिन उतना नीचे रहा, ज्यादा नहीं बढ़ा तो आपका भी पेंशन ज्यादा नहीं होगा। तो बड़ा डायनेमिक है, फिक्स नहीं बता पाइएगा कि आपको 40,000 मिलेगा कि 60,000 मिलेगा या 20,000 मिलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं पता होता था। अब ये जो है assured pension 50% of average basic income drawn over last 12 months prior to सुपरएन्युएशन फॉर मिनिमम 25 साल ऑफ क्वालिफाइंग से, मतलब 25 साल तक आपने जॉब की है वहां पे, तो ही आपको ये चीजें बेसिकली वहां पे देखा जा मिलेगी। ओके, तो ये हो गया आपका 50% ऑफ एवरेज बेसिक, जो आखिरी के 12 महीनों में आपने कमाई थी। ये सैलरी आपकी सबसे ज्यादा कब होती है, जब रिटायरमेंट के आसपास होंगे। ज्वाइनिंग तो कमी भी होती है हर साल का बढ़ बढ़ के, तो वही कहा गया आखिरी 12 महीने में जो भी आपने सैलरी कमाई उसका एवरेज ले लिया जाएगा, और उसका 50% आपको बेसिक में दिया जाएगा। मान लीजिए आपने ज्वाइन किया था 40,000 पर मंथ से, रिटायर होते होते आपका 90,000 पर मंथ हो गया, तो एवरेज आखिरी का 12 महीने का, तो आपको 45,000 रुपये इस हिसाब से मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। इसके बाद इसमें मिनिमम, इसमें क्या किया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल रिसीव 50% ऑफ देयर लास्ट ड्रॉन सैलरी। यहाँ पे लास्ट ड्रॉन सैलरी बोल दिया, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, लास्ट ड्रॉन ही होती थी, ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ तो ऐसा हो गया है ना कि पिछले बार में हो सकता है आपने कभी तबीयत खराब हो गई हो, कुछ और इश्यूज हो जाए, आप ढंग से काम भी नहीं कर रहे हैं, वट एवर, तो उतना जो एवरेज है वो कम हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट ड्रॉन सैलरी आपने जो ली उस हिसाब से हम कर देंगे, मंथली, फिक्स्ड मंथली इनकम। ओके, तो यहाँ ये सब पर्क ज्यादा थे। यहाँ पे था कि 10,000 पर मंथ और सुपर एनुएशन आफ्टर मिनिमम 10 साल। 10 साल कंप्लीट हुए, कम से कम 10,000 पर मंथ तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे तो मिनिमम 9,000 तो मिलेगा ही। बट ये था भी इतना पुराना, 1950 की बात चल रही है ना। फैमिली पेंशन ऑन डिमाइस, पेंशन अमाउंट 60% ऑफ एम्प्लॉयज पेंशन बिफोर डिमाइस। ठीक है, तो मतलब मरने के बाद जो है जो पेंशन अमाउंट है 60% एम्प्लॉयज पेंशन के थ्रू से मिल जाएगा। यहाँ पे क्या था, ग्रांटेड टू विडो या विडोअर, दोनों को मिलता था। एंड वेयर देर इज नो विडो विडोअर टू चिल्ड्रन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इंटर द सर्विसेज इन अ पेंशनेबल मोड बिफोर 2003। मतलब बच्चों को भी मिलता था पेंशन, समझ रहे हैं, पर तब तक ही मिलेगा, ऑब्वियसली बात है, जब तक कोई जॉब ना कर ले, 21 साल के ना हो जाए, बट तब तक मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज थी। इन्फ्लेशन इंडेक्स, यह ऐसा है कि जो इन्फ्लेशन, महंगाई जो बढ़ रही है, तो ये उस हिसाब से जो है यहाँ पर इन्फ्लेशन इंडेक्स, उस हिसाब से आपको कवर किया जाएगा कि हाँ इतना पैसा मिलेगा। ठीक है, ये भी यहाँ पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके नाना दादा सब हैं, तो उनको जो पेंशन मिल रही है, आप उसमें देखिएगा हर साल वो पेंशन बढ़ती जाती है, ऐसा नहीं कि फिक्स है। मतलब आज से 20 साल पहले मान लीजिए 15,000 थी, तो आज के टाइम में आप देखिएगा 35,000 हो गई होगी। तो इन्फ्लेशन जो है यहाँ पर वो देते हैं, ऐसा नहीं है कि वही आप उसी का पूरा जिंदगी भर जीना है। इसमें जो डियरनेस रिलीफ विच एडजस्टेड पेंशन फॉर इन्फ्लेशन है, तो यहाँ पे डीए दिया जाता है, तो यहाँ पे डीए दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये सबसे, अब ओल्ड पेंशन स्कीम सब क्यों चाह रहे थे, क्योंकि इस पे एम्प्लॉय को कोई कंट्रीब्यूशन करना ही नहीं है। ये 5% सैलरी कटवा, 10 पूरा कोई पैसा नहीं, आप अपनी सैलरी ले जाओ फिर भी आपको पेंशन मिलेगी। बट यहाँ क्या कर दिया है कि गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जो है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन विल नॉट इंक्रीज, मतलब लेकिन जितना कर रहे हैं वो करते ही रहना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट अब अपना 14 से 18% तक कंट्रीब्यूशन देगी। मानिए आपकी सैलरी 1 लाख है, तो 14 से 18,000, 18,000 के आसपास ये भरेगी, बाकी आप 12,000 आप भर रहे हो, 30,000 पर बन जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल, अगर आपकी 30,000 सैलरी है तो उसका 18% निकाल ले, 5, 5,500, तो ऐसे करके जो 6,000 के आसपास, ये आपका ये रहेगा। इसमें तो कोई फायदा था भी नहीं। अब यहाँ पे क्या किया कि एम्प्लॉयर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट 10% ऑफ देयर सैलरी, वाइल एम्प्लॉयर कैन कंट्रीब्यूट अप टू 14%। तो 14% या 10% ये करेगा, तो आखिरी में कितना ही पेंशन मिल पाएगा। ओके, तो ये चीजें हैं। तो यूपीएस जो अभी आया यूनिफाइड, उसने कोशिश की, आप देख सकते हैं कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम
दोनों के एक्सपेक्ट को ले और एक एवरेज बैलेंस बना के चले, तो उससे काफी बेटर है एनपीएस जो है। और री इंट्रोड्यूस कर दिया मिनिमम पेंशन, कितना तो होगा ही होगा। यूपीएस एम्स टू improve द फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड देयर फैमिलीज। तो ये फायदे हैं भैया गवर्नमेंट में जाने के, तैयारी और अच्छे से चालू कर दे। ओके। न्यूज इन शॉर्ट्स। अब न्यूज जो है इंपॉर्टेंट वो हम यहाँ पर देखेंगे। ब्लैक कोट सिंड्रोम। अच्छा, ब्लैक कोट सिंड्रोम क्या है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। बहुत अच्छा कोट दिया है, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कोट पर्टिकुलरली। इसका मतलब ये है कि आप जो जाते हैं बार बार, ब्लैक कोट वालों को ना देख देख के आपके मन में एंजाइटी आने लगी है। ये प्रेसिडेंट का बोल रहा है कि इतना आप डिले कर देते हो कि यार फिर से उनको वही वकील, वही कोर्ट, वही सब, वही कचरा। इंसान के अंदर चिढ़ आ गई, एंजाइटी कि यार फिर से नहीं वही सब। तो वो हो गया ब्लैक कोट सिंड्रोम। कि हाईलाइटिंग अ डिले इन जस्टिस द प्रेसिडेंट यूज्ड टू टर्न टू डिस्क्राइब एंजाइटी एक्सपीरियंस्ड बाय ऑर्डिनरी सिटीजन इन कोर्ट सिटिंग। हर बार जाना, वो बैठना, ये करना, चिढ़ मच गई, एंजाइटी होती है। सेम लाइक व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है, जब डॉक्टर के पास जाते हो ना, जो बीपी की मशीन लेके आपका चेक करता है, आप घबराहट के मारे आपका बीपी हाई हो जाता है। समझे? तो व्हाइट कोट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक तो डॉक्टर व्हाइट कोट पहने हुए रहता है, तो वही से वो नाम आ गया। इसमें भी ब्लैक कोट सिंड्रोम दे दिया, क्योंकि ब्लैक कोट पहन के जो लॉयर और ये सब रहते हैं। ओके, तो इंक्रीज इन पीपुल्स ब्लड प्रेशर इन हॉस्पिटल। घर में चेक करेंगे थोड़ा कम आएगा, फिर हॉस्पिटल में जाके धक 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 कि आपका बीपी कितना बढ़ गया है, इतना ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो उस चक्कर में होता है। गॉट इट? ये है ब्लैक कोट सिंड्रोम और व्हाइट कोट सिंड्रोम। तो ये पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन क्या है, क्योंकि वो बढ़ जाता है उस समय। तो ये भी एंजाइटी होती है उसका। तो दैट्स ये ना, यूर फीलिंग कि भाई आप समझ पाए। अब स्टेप्स क्या क्या लिए गए, मॉडर्नाइजेशन जुडिशियरी को थोड़ा सा भाई मॉडर्नाइज किया। ई कोर्ट आ गए हैं, टेली लॉ प्रोग्राम आ गए, काफी कुछ। आप भी देखते हो कभी कभी यूट्यूब या बाकी जगह पे जो है कोर्ट के सेशंस जो है दिखा दिए जाते हैं। इसके बाद जो है आपका अल्टरनेटिव मोड्स ऑफ रेजोल्यूशन, लाइक प्री लिटिगेशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सच एज लोक अदालत। अब लोक अदालत वगैरह भी जो इसलिए बनाई गई है, यार थोड़ा आप कोर्ट के अलावा भी सेटलमेंट कर लो, खत्म करो। एड्रेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। तो ये सब जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लाई गई है, जिसमें कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा ठीक किया जाए। रिफॉर्मिंग लॉज टू रिड्यूस पेंडेंसी। तो जो लॉ में भी चेंजेस लाए गए हैं कि पेंडेंसी कम हो। लाइक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बहुत अच्छे से हमने पहले से कवर अप किया हुआ है। ओके, तो आप जाके वो प्लेलिस्ट में भी जो पुराना है वो वहां से आप देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स, इनके लिए भी थोड़ा सा क्या किया, बेल को एक्सेसिबल बना दिया। पहली बार गलती हुई है कुछ, अगर जान माल का ये ना हो, रही है किसी का कुछ वैसा कुछ ना हो, तो फिर वो उनके लिए ये चीज की गई है। ओके, तो ये सब सारी चीजें हैं। इसलिए अभी अगर मैं अगेन आप सबको फिर से यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि, क्योंकि ये वीडियो जो है आपको बार बार अब नहीं आ पाएंगे यूट्यूब पे पब्लिक डोमेन में, जैसे आपको बता ही दिया, विजन आइस ने मना कर दिया अब डालने के लिए। तो आप ये जो बैच है सिर्फ इंस्टॉल आपको 500 ही पर मंथ दीजिएगा। आपके पास पैसे हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक ही बार कर दें, कोई अमाउंट ऐसा है नहीं। ओके, तो इससे क्या होता है कि हमें भी बार बार ये पेपर वर्क में अगेन टाइम लगता है, इसके लिए फिर अलग इश्यूज होते हैं कि बिल भरा कि नहीं, पेमेंट दिया कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पर रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कर दे तो बेटर है। लेकिन अगर है फाइनेंशियल इश्यूज जेन्यून है तो अब हम ओके हैं, 500 पर मंथ करके भी अब जो बैच चाहे ले सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ही दिन जो पहले यहाँ पे भी स्टार्ट किया, ये तो पब्लिक अनाउंसमेंट तो इसकी फर्स्ट टाइम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके पहले आप देख सकते हैं 100+ रिस्पॉन्स ऑलरेडी आ चुके हैं, बैचेस चल रही है, उनको उनके लिंक्स मिल गए हैं, दे आर वेरी हैप्पी विथ इट। ओके, और साथ में ये करते फ्री स्टडी मटेरियल सारी जो है आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। चलिए, अब जो है राइट ऑफ डेंटियो इन प्रिवेंटिव डिटेंशन। अगेन प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है काफी इंपॉर्टेंट और प्यारा टॉपिक है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमारे लक्ष्मीकांत और जो पॉलिटी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें। अब इसमें होता क्या है ना कि मानिए डाउट हो गया कि यार दंगा फसाद हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो बिना किसी ट्रायल के या नहीं कुछ गलत किया नहीं किया, एक होता है ना आपके नाम पे एफआईआर है या कुछ कंप्लेन है तो ही आप पकड़ सकते हो, जी नहीं, विदाउट ट्रायल आपको उठा के ले जाया जा सकता है। हाँ, लेकिन आपको उनको बताना पड़ेगा कि भाई किस बात के लिए ले जा रहे हो, ये उनका जानना हक है। और फिर ओके, बट ऐसे में क्या होता है कि अगेन वही विदाउट विदाउट ट्रायल ले गए,
और इफ देयर इज एनी फेल्यूर और डिले इन फर्निशिंग दोज डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को देना पड़ेगा। मान लीजिए मुझे उठा के लेगा, मुझे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, उसे बताना पड़ेगा भाई क्यों लेके आ रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आ रहा है। क्लियर? तो ये सब जो चीजें होती है, कि यार कहीं ऐसा ना हो कि ये बंदे के कारण बाद में कोई दंगा भड़क जाए, ये सब चीजें हो जाए। तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, एक हाउस अरेस्ट की तरह है, एक सब समझ लीजिए। ऐसा खाना पीना बढ़िया रहेगा, सोफा टेबल सब लगा रहेगा आपके लिए, जेल की तरह नहीं रहेगा वो, क्योंकि आपको ये किया गया है, आपने कोई अपराध तो किया नहीं था। ओके, लेकिन ना हो जाए के लिए ये चीज की जाती है। अब जैसे कि एग्जाम्पल, अब एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मानिए कि कोई आया मुझे यहाँ पर, उनने को डाउट था कि यूट्यूब पे जो है काफी लोग मिल गए हैं, कल हो के आप सबकी दुआ से हो सकता है भाई लैक्स में हो जाए जो सब्सक्राइबर्स हैं। तो जब ये हो, तो वहां पे उन्हें डाउट था कि कहीं ऐसा हो जाए, और इन्होंने वीडियो डाला जो है 50,000 लोग यहाँ पे स्टूडेंट के लिए प्रोटेस्ट करने आ जाएंगे दिल्ली में। वो डर के मारे हो सकता है वो मुझे पकड़ के ले जाए। अब वो पकड़ के लेगा तो ऑब्वियसली बात है, अनाउंस करने वाला तो मैं ही था कि कब आए, कहाँ आए, क्या आए। तो जो मुझे ही लगे तो 50,000 जो लोग वहां से आने वाले तो घर ही में रह जाएंगे। तो अब आपको भी इम्पैक्ट समझ में आया होगा इसका, है ना? इसीलिए वो कुछ टाइम के लिए, और फिर वो जो भी गुस्सा था कि भाई बीपीएससी भी बार बार अपना मान लीजिए डेट पोस्टपोन करती रहती है, यूपीएससी भी जो है अपना मार्कशीट शो ही नहीं करती कि हमारा प्रीलिम्स में हमने हमारे किस पे क्या आया, कुछ आंदोलन करना था। तब तक उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ शांति से ला दिया कानून, बट तब तक के लिए तो तुरंत तो कानून आएगा नहीं। या फिर तो इसीलिए उसको विदाउट ट्रायल जो है अगर मुझे पकड़ लिया, अदरवाइज हम सब मिलकर आंदोलन करने का सोच रहे थे। तो जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो ये सब इसका ये फायदा होता है, इसलिए डिटेंशन किया जाता है। वरना आपको लगेगा एक डिटेंशन में रूम में डाल देने से ग्रुप को क्या हो जाता है। तो ये इम्पैक्ट है ना, जिसके पास मास फॉलोअर्स है, उन्हें समझने वाले हैं, और उन्हें पता है कि उनकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं, वो उन्हें ज्वाइन करेंगे, है ना? अब ये बात अलग है, जो कहीं कहीं फिर वो माइंड वॉश्ड होते हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट एक जेन्युइन वे में यहाँ पर ये चीजें होती है। प्रिवेंटिव डिटेंशन जो आर्टिकल 22 की थर्ड क्लॉज में है, अलाउज द अथॉरिटी टू डिटेन इंडिविजुअल फॉर प्रिवेंटिव रीजंस। ओके, सच एज मेंटेनेंस पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी। तो पब्लिक ऑर्डर कहा ना कि 50,000 लोग अगर आ जाते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, पब्लिक ऑर्डर पे इम्पैक्ट पड़ेगा, नेशनल सिक्योरिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो ऐसे केस में वो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूएपीए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया, ये 14-day टाइमलाइन फॉर ग्रांटिंग सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर यूपीए, यूएपीए 1967 इज मैंडेटरी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, मैंडेटरी है ये। अब इसका देखा जाए तो इट प्रोवाइड्स फॉर मोर इफेक्टिव प्रिवेंशन ऑफ सर्टेन अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। तो अनलॉफुल एक्टिविटीज जो है उसका प्रिवेंशन के लिए, एंड एसोसिएशंस, एंड फॉर डीलिंग विद टेररिस्ट एक्टिविटी, टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए भी है। ये अनलॉफुल एक्टिविटी अगर होगी कोई भी, तो उसके प्रिवेंशन के लिए ही है। ओके, क्योंकि 14 days का टाइमलाइन उसके लिए दिया हुआ है। गवर्नमेंट then has a additional 7 working day to decide whether to grant or deny sanction based on authority recommendation। ये जो भी है वो गवर्नमेंट जो है इसे प्रॉपर रेगुलेट करती है। ओके, कि इतना दिन यहाँ पे लेना है, इतने दिन यहाँ पे लेना है, ऐसे ऐसे इस चीज को हमें खत्म कर देना है। ओके, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है, मस्ट रिव्यू एविडेंस गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेटर। तो कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी हो रही है तो इन्वेस्टर ने जो भी गैदर किया है एविडेंस, तो उससे प्रॉपरली देखना, उस रिकमेंडेशन को गवर्नमेंट को 7 दिन के अंदर दे देना, कि ताकि वो अपना उसमें डिसाइड कर सके कि भाई ये कुछ ज्यादा खतरनाक तो नहीं हो रहा है हमारे साथ। इसके बाद प्ले बार्गेनिंग। अब प्ले बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है कि यार मैंने केस दायर किया, दूसरे ने भी केस, मतलब मिलजुल के हम दोनों एक दूसरे के आपस में केस लड़ रहे हैं। अब इतना है कि हंगामा हो गया, हो इतना कौन सोचे जाए, तो आप सोचो कि सिर्फ बाहर ही सेटलमेंट हो जाए, कोर्ट के बाहर दोनों लोग मान जाए। तो वही कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को सिर्फ 0.11% केस जो है वो प्ले बार्गेनिंग के थ्रू सॉल्व होता है। 0.11 मतलब 100 में तो क्या ही बोला, 1000 में एक केस। समझे? 1000 में बस एक केस ही होता है। इसमें भी एग्रीमेंट होता है कि डिफेंस और जो कि प्रोसिक्यूशन है दोनों के बीच में, कि ठीक है गिल्टी फॉर अ लेस ऑफेंड और अ रिड्यूस सेंटेंस, कि इतने में ही हम ओके हैं, हम मान जाएंगे, या इतना पेनल्टी आप दे दो, वी आर ओके, और खत्म करो, रफा दफा करो। तो ये सब जो चीज है, बट इतने कम लोग मानते हैं, वरना वो चलते ही रहता है कोर्ट।
ठीक है, यहाँ पर ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। बाकी इसका एप्लीकेशन में ये चीज है, applies only to offense पनिशेबल बाय 7 years ऑफ इम्प्रिजमेंट। मतलब किसी को लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजमेंट है या कुछ ऐसा रेप केस है या कुछ वो है, तो वहां पर ये चीजें नहीं वैलिड होंगी। विथ फर्दर रेस्ट्रिक्शन एक्सक्लूडिंग केसेस इन्वॉल्व क्राइम अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन एंड सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस। ये सब एक्सेप्शन ये इंक्लूड नहीं हो। बाकी चीजों पे ठीक है, किसी ने किसी को लाठी मार दी, चोट लग गई, पैर टूट गया, तो भाई उसका आपस में वो बात कर ले रहे हैं, या कुछ ऐसा मेजर इशू हो गया, तो वो सब है। लेकिन बाकी चीजों पे वुमेन चिल्ड्रन और जो यहाँ पे 7 साल से ज्यादा की सजा हो सकती है, वहां पे ये प्ले बार्गेनिंग काम नहीं करेगी। ठीक है। अब 2003 अमेंडमेंट टू रूल 3 ऑफ इट्स रूल्स 2021, जिसमें क्या है, 2023 अमेंडमेंट जो हुआ, ये आपका इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, जिसमें कि जो फेक न्यूज है ना, वो गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करे, गवर्नमेंट आइडेंटिफाई फेक न्यूज, ओके, पर्टेनिंग टू इट्स बिजनेस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थ्रू एफसीयू। अब बात ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, स्टेट इन द सेंटर्स नोटिफिकेशन एफपीयू, जो कि है का प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब इसमें हुआ क्या, ये देखते हैं। देखिए की ऑब्जर्वेशन क्या था कि रूल्स आर अल्ट्रा वायरस, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और वो बियॉन्ड आईटी एक्ट 2000 है, तो भाई उसको हटा दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये रूल आप नहीं ला सकते। ओके। इसके बाद वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के भी अगेंस्ट है। कौन कौन से, वही इक्वलिटी बिफोर लॉ के अगेंस्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अगेंस्ट है, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ओके, ये सब चीज के जो है ये अगेंस्ट है, और ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता है ये सब टेस्ट को प्रोपोर्शनली। अब बात ये है ना कि गवर्नमेंट कैसे बोल सकती है कि ये न्यूज़ फेक है, ये मतलब अपने हिसाब से, तो वो चीजें जो है यहाँ पर सही है नहीं। इसीलिए यहाँ पर वो सब जो है बातें की जा रही थी कि इट इज नॉट करेक्ट। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो ये रही लाइन, हाँ, जो वेग, मतलब कि क्लियर नहीं है, पता नहीं अजीब सा न्यूज़ है, कहाँ से आया, इट इज नॉट क्लियर, सोर्स क्लियर नहीं है, तो इस न्यूज़ को आप फेक न्यूज़ नहीं बोल सकते। क्लियर नहीं है का मतलब ये नहीं है कि फेक है। अब अगर आपने मान लीजिए सुन लिया कि यार आपको ये नहीं पता कि सोर्स में है, वो आपने भी सुना हुआ था कि यहाँ पर जो है करोल बाग में अनफॉर्चुनेट जो है 8-10 स्टूडेंट्स की और ना जाने कितनों की डेथ हो गई, जो कोचिंग सेंटर के अंदर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिए रहते हैं पानी जमा होने से, है ना, इलेक्ट्रिक ऑक्यूलेशन से, तो बिजली की तार जो है जमीन पे दली में से पड़े हुए हैं, उससे जो स्टूडेंट्स की डेथ हो रही है, ये हाल है यहाँ का। आपने सुन लिया, लेकिन अब ये जो है, आपको सोर्स नहीं पता, पता नहीं कहाँ से न्यूज आई, क्या हुआ नहीं हुआ, भाई लेकिन इससे ये तो पता नहीं चलेगा ना कि न्यूज झूठी है कि नहीं। ठीक है, अनक्लियर है, किसने बोला, लेकिन भाई प्रोपेगेट हो गई, आपने सुन लिया पेरेंट्स ने, अब आप भूल गए हैं कि नहीं प्रतीक सर से सुना था, कहीं और से सुना है, आप ही नहीं बता पा रहे, लेकिन ऐसा हमने सुना, दिल्ली में ऐसा हुआ है। तो अब इसको आप ये नहीं बोल सकते कि फेक है या मिसलीडिंग न्यूज है, हुआ है भाई, लेकिन वही है कि अब कई सोर्स बोलते ना, गुप्त सूत्रों से पता चला है, तो गुप्त सूत्र का पता नहीं है, बस वही हाल है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि हम गुप्त स्रोत को निकालें बाहर, और फिर उसको मैनिपुलेट करें अपने हिसाब से कि अब ये बोल कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ, तो वो अपने फायदे के लिए, तो ये चीजें हैं। ओके। इसका आप देखिएगा कोई पार्टी विरोध नहीं करेगी, कोई नहीं, ना बीजेपी रहे ना कोई रहे, तो सबको अपनी अपनी क्या रोटी सेकनी है, कि सबको पता है कि ये जितना मीडिया हमारे कंट्रोल में रहे अच्छा है। गॉट इट। ठीक है। 23rd लॉ कमीशन, जो ये अप्रूव हुआ है, जो कि चलेगा 3 साल तक। 23rd लॉ कमीशन 3 साल तक चलेगा, 24 से 27 तक। जो मेन जो उसका काम है, टू रिव्यू एंड रिकमेंड लीगल रिफॉर्म्स टू इनहेंस द इंडियन लीगल सिस्टम। जब इंडियन लीगल सिस्टम, इसको और इनहेंस करना और अच्छा बनाना अगले 3 सालों में, ये मेन इसका काम है, मैंडेट है। जिसमें कि जो है फुल टाइम चेयरपर्सन होंगे, 4 मेंबर होंगे, एडिशनल एक्सेस ऑफिसियो होगा, और पार्ट टाइम मेंबर्स भी होंगे। ये सब मिलके है यहाँ पे काम करने वाला। ठीक है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये है कि क्रिएट अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए फॉर पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ फॉर सिंप्लीफिकेशन, प्रोसेस भी सिंप्लीफाई करे लॉ का,
पीरियोडिक रिव्यू ले, एक प्रॉपर प्रोसीजर बनाए कि भाई ऐसे ऐसे चीजें चलेंगे। तो ये सब की यहाँ पे बात चल रही है। लॉ एंड पॉवर्टी एग्जामिन लॉस अफेक्टिंग द पुअर, तो पुअर को जो करे उसको एग्जामिन करें। पोस्ट इनेक्टमेंट ऑडिट करें सोशल इकोनॉमिक लेजिस्लेशन का। तो ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पर 23rd लॉ कमीशन में कॉन्स्टिट्यूट की गई है। इसके बाद देखेंगे हम सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। आप देखिए पब्लिक सर्वेंट है, उसके हो सकता है हजार दुश्मन बन जाते हैं। आप किसी करप्शन में सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप रोड चाह रहे हो अच्छा बना है, वो बोला नहीं सर मिलावट कर देते हैं। अब 10 करोड़ की जमीन है, सॉरी प्रोजेक्ट है, 50 लाख आप रख लो, 1 करोड़ आप रख लो, लेकिन हम सोच रहे हैं कि 3 करोड़ का ही मटेरियल लगाएंगे और हम पूरा 10 करोड़ दिखा देंगे। तो आप मना कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ही आपके दुश्मन बन जाएंगे। अब जितना भी करो, वो कुछ ना कुछ करके क्या कोशिश करेंगे आप पे कुछ भी गलत तरीके का आरोप लगवा दे या कुछ करे, होता है ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे कंडीशन में वही कहा गया सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूटिंग अ पब्लिक सर्वेंट। तो आप कर तो सकते हो, इन्वेस्टिगेशन भी हो सकता है कि अप्रूवल दे दो कि फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जैसे यहाँ पे दिए गवर्नर ऑफ कर्नाटक। तो पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये मत सोचिए आईएएस आईपीएस ही होते हैं भाई, सीएम हो पीएम हो सब तो पब्लिक सर्वेंट ही है ना, वो यहाँ पे रहेगा। बट ये है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होनी चाहिए तो फॉर ग्रांटिंग सैंक्शन, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट सीआरपीसी एंड अथॉरिटी हैव पावर टू रिमूव द पब्लिक सर्वेंट्स, इनके पास पावर दिए हुए हैं। ओके। और प्रोसिक्यूशन की बात करें, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रांट ऑफ सैंक्शंस बिफोर प्रोसिक्यूशन ऑफ पब्लिक सर्वेंट टू प्रोटेक्ट पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। अगेन यहाँ पे आप वही है, पहले ही अगर चीजों को दे देते हैं तो आपका ये जो भी मैलिशियस प्रोसिक्यूशन हो रहा हो, मतलब ये किसी गलत तरीके से, गलत वे से, गलत इरादे से हटाने की कोशिश की जा रही हो, तो वो सब ना हो। और कॉम्पिटेंट लोग ही यहाँ पे रहे जो कि ग्रांट करे अपना डिसीजन। क्लियर। अब एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ये इसमें इंडिया ने हिस्सा लिया, जो कि यहाँ पे हिस्सा क्या लिया, यहीं पे इंडिया के द्वारा ही करवाया गया है। कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली में। ओके। इसमें जो है लगभग पहले 11 मेंबर्स थे, अब 48 मेंबर्स हो चुके हैं। ये 1979 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका मेन काम है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना, और जो कि अप्रूव्ड रहे हमारे एएसओ एसएआई के द्वारा। क्लियर। फर्स्ट असेंबली एंड जो गवर्निंग बॉडी था वो भी दिल्ली में ही हेल्ड हुआ है। बाकी इसका क्या फिर से फुल फॉर्म, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। क्लियर। तो चलिए यहाँ पे भी एक कवर अप हो गया है। इसके बाद जो है हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप और बाकी चीजें। ओके। तो अगेन यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा आप सब रजिस्टर करें, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।